हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPSC 001 की यूनिट नंबर 10 इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिफाइन साउथ ईस्ट एशिया एंड इट्स जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस विद इंडिया। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि पहले हम रीड करते थे इंग्लिश में, फिर हम उसको हिंदी में बहुत आसान भाषा में समझते थे। बट उससे क्या होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, राइट। और लेंदी वीडियो फिर बोरिंग भी होने लगती है ना। तो इसलिए हम आसान भाषा में जल्दी जल्दी से इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके और इंडिया के जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस कैसे हैं। तो पहले समझते हैं साउथ ईस्ट एशिया को, ठीक है। जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर 10 देश आते हैं, यानी कि इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 10 कंट्रीज। और कौन सी हैं वो 10 कंट्रीज? बर्मा, जिसे म्यांमार भी कहते हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये जो 10 देश हैं ये आते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिन्हें बोला जाता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। और ये सभी कंट्रीज मेंबर हैं आसियान के, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनमें जो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया है ये मेनलैंड कंट्रीज हैं और इंडोनेशिया और फिलीपींस आइलैंड है, ठीक है। और इन सभी देशों को जाना जाता है इनकी डायनामिक इकोनॉमी की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, टूरिज्म की वजह से और जो इनकी ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से। और अभी बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, इनके पास भंडार भरा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। चलो वही आ गया नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कह रहे हैं कि जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स है ना, वो दे आर रिचली एंडोर्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि देखो 90% ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर कहाँ से मिल रहा है? साउथ ईस्ट एशियन नेशन से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है पूरी दुनिया के 90% जो नेचुरल रबर है वो यहाँ से आ रहा है। इसके अलावा 50% टिन, 75% कॉपरा है ना, पाम ऑयल है, टंगस्टन है, कितनी सारी चीज़ें हैं, राइट। इसके अलावा यही नहीं है, गोल्ड माइंस मतलब गोल्ड माइंस भी यहाँ पे मिलती हैं। कहाँ पे? फिलीपींस और इंडोनेशिया के अंदर, कंबोडिया और बर्मा के अंदर रूबी, हीरा होता है ना रूबी का, वो मिलता है। टिम्बर मिलता है, वुड मिलती है, साथ ही साथ ऑयल डिपॉजिट भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो बात हो गई कि भी रबड़ है, टिन है, कॉपरा है, पाम ऑयल और गोल्ड, रूबी है ना, वुड ऑयल। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो द लैंड इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अबंडेंस में, यानी कि प्रचुर मात्रा में यहाँ पे राइस, शुगर केन, मेज, पपाया और जो बनाना है वो ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। वो ग्रो होते हैं और फिर सप्लाई होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस विद इंडिया, ठीक है। पहला है हिस्टोरिकल टाइज। देखो ये अब जो हम शुरू में पढ़ रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि लास्ट वाली जो कुछ स्लाइड्स हैं उनमें चीज़ें सेम है, बट क्योंकि एग्जाम में घुमा के आती है तो हम वैसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं इसलिए मैं वहाँ कम समझाऊंगी, तो आप यहाँ पे समझ लेना। ये है फर्स्ट हिस्टोरिकल टाइज, यानी कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वो हिस्टोरिकल टाइज से जुड़े हुए हैं, यानी कि कल्चरल और ट्रेड कनेक्शंस हैं और अभी से नहीं है, सेंचुरी से हैं। अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया की तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गणेश जी के मंदिर भी बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और बहुत पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से जो ट्रेड रूट्स हैं वो कनेक्ट है इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। दूसरा है ट्रेड एंड इकोनॉमी, यानी कि इंडिया एक्टिवली इंगेज रहता है, जो भी आसियान की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, हम वहाँ पे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ ही हम ट्रेड को भी बूस्ट करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया एक्टिवली ट्रेड्स विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थ्रू द आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बूस्टिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, यानी कि हम क्या करते हैं कि हम साउथ ईस्ट एशियन के साथ मिलते हैं, ठीक है। हम मेंबर नहीं है आसियान के, लेकिन उसके बाद भी हम ट्रेड यहाँ पे कर रहे हैं, इसके अलावा इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में यही है, यानी कि हम चाहते हैं स्टेबिलिटी, कहाँ पे? जो मैरीटाइम रूट्स हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी रहे, स्थिरता रहे, है ना, कोई मतलब ऐसे डिस्टर्ब वाली कोई चीज़ें ना हो। इसके अलावा साथ ही साथ हम चाहते हैं जो मैरीटाइम रूट्स हैं, यानी कि जो भी समुद्री रास्ते हैं वो उन पे वो सिक्योर रहें, ठीक है।
स्पेशली चाइना की जो पावर बढ़ती जा रही है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इंडिया काम करता है आसियान देशों के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने अभी देखा जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो 10 कंट्रीज वो इसके मेंबर है और इंडिया इंगेज करता है और पार्टिसिपेट करता है जो भी ईस्ट एशिया में जो भी सबमिट होते हैं या फिर जो भी इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है। अब कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सार्क हो, चाहे बिम्स्टेक हो, चाहे आसियान हो, भले ही ये बनी किसी ना किसी अलग पर्पस से है, लेकिन सबका एक कॉमन काम होता है, वो होता है ट्रेड को बढ़ाना, ठीक है, आसपास के देशों में अच्छे रिलेशंस बना के रखना, राइट, सिक्योरिटी इंश्योर करना और मुश्किल की घड़ी में, क्राइसिस के टाइम पे एक दूसरे का साथ देना। ये कुछ मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से इन्हें बनाया जाता है। नाम से पता चल रहा है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आगे में से रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि देखो क्या हुआ था, पहले कांग्रेस जब थी ना बहुत स्टार्टिंग में, तब एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी जिससे कि हम अपने जो रिश्ते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ उसको बढ़ा सके, इम्प्रूव कर सकें, जो कि पहले के टाइम पे नहीं थे, ठीक है। तो ये एक्टिव पॉलिसी कांग्रेस के टाइम पे आई थी। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई तो फिर उन्होंने इसको जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, राइट, जो कांग्रेस लेके आई थी वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी, तो बीजेपी सरकार ने आके इसको नाम दे दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यानी कि अब हमारा एम है कि हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ और ज़्यादा ट्रेड को बढ़ाएं, डिफेंस कॉपरेशन यानी कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह करें, सिक्योरिटी इंश्योर करें और कल्चरल एक्सचेंज करें, ठीक है, जिससे कि हमारे जो टाइज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, यानी कि इंडिया कंडक्ट करता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, जिससे कि हम इंडियन ओशियन को सेफली गार्ड कर सके, साथ ही साथ जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको भी हम और ज़्यादा मजबूत कर सके और इंश्योर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इंडिया फेल्ड इन प्रमोटिंग इंडिया आसियान टाई ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। देखो अभी कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया और आसियान के जो रिश्ते थे उसको क्यों हम फेल हो गए प्रमोट करने के लिए। तो अभी हम इसको रीड करेंगे थोड़ा सा, बट पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। देखो इंडिया ने उस टाइम चूज करा, मतलब कोल्ड वॉर में क्या था, यूएस और यूएसएसआर, ठीक है, इनकी आपस में जो कोल्ड वॉर है वो चल रहा था। एक ने ईस्टर्न अलायंस बनाया, एक ने वेस्टर्न अलायंस बनाया। बहुत सारे जो देश थे, स्पेशली जो आसियान कंट्रीज थी, ये यूएस के साथ थी, ठीक है, लेकिन इंडिया उस टाइम न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था तो हम किसी के भी साथ नहीं थे। हमने प्रेफर किया कि ना ही तो हम यूएस के साथ जाएंगे ना ही यूएसएसआर के साथ, हम नाम की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम खुद पे ध्यान देंगे। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे हर एक चीज़ का भट्टा बिठा के गए थे, तो फिर हमें अपने देश को बहुत आगे लेके जाना था, ठीक है, बहुत सी चीज़ें सही करनी थी, लोग जो मतलब कम्युनल रेट्स हो रहे थे उनको सॉर्ट आउट करना था, इकोनॉमी पे ध्यान देना था, उस टाइम फूड को लेके बहुत प्रॉब्लम था, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए हम किसी के साथ नहीं जुड़े और हम वैसे भी नहीं जुड़ते क्योंकि हम पीस को प्रमोट करते हैं, हार्मनी को प्रमोट करते हैं, ना कि वॉर को, ठीक है। तो हमने चूज किया नॉन अलाइन मूवमेंट नाम, और ये जो आसियान देश थे ये थे थोड़े बहुत यूएस के साथ, इसीलिए जो यहाँ पे रिलेशंस थे वो नहीं बन पाए हमारे आसियान के साथ, ठीक है। चलो फर्स्ट है नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि इंडिया चूज टू स्टे न्यूट्रल and lead to non-aligned movement, not only siding with either the US or Soviet Union. Many ASEAN countries, however, aligned with the US to counter communism, which created a gap in political priorities. यानी कि बात करें तो दोनों की अलग अलग पॉलिटिकल प्रायोरिटीज थी, जिसकी वजह से गैप आ गया। आसियान कंट्री यूएस के साथ थी और हम किसी के साथ नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन डोमेस्टिक इशूज़, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम उस टाइम ध्यान दे रहे थे अपने इंटरनल चैलेंजेस के ऊपर, हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रगल फेस कर रहे थे, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो इसलिए हमारा सारा ध्यान अपने देश को सुधारने पे था, ठीक है, और स्टेबल बनाने के ऊपर था। तो उस टाइम पे हमने ज़्यादा जो फॉरेन रिलेशंस हैं, फॉरेन पार्टनरशिप है, उस पर ध्यान नहीं दिया। अगला है लिमिटेड इकोनॉमिक पावर, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उस टाइम पे बहुत लेस डेवलप थी, राइट। तो इतना हमने उस टाइम पे देखा नहीं कि हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिलेशंस इंप्रूव करेंगे। अगेन सेम चीज़ कि हमें अपने देश के ऊपर ध्यान देना था, ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि आप जिम ट्रेनर बनना चाहते हो, राइट, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सो रहे हो और आप एकदम खड़े हुए और जाके आप ट्रेनिंग देने लग गए, है ना। पहले आपको खुद अपना शरीर बनाना पड़ेगा, है ना,
उसके बाद ही तो आप किसी को ट्रेन कर पाओगे। टीचर कब कोई बनता है? जब वो खुद पढ़ लेता है और जब उसको लगता है कि हाँ मैं पढ़ाने लायक हूँ, शायद मैं समझाने लायक हूँ, है ना, तब जाके आप एक टीचर बनते हो। ऐसे जब जिम ट्रेनर खुद अपनी शरीर को, अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करता है तो उसके बाद ही वो जाके ट्रेन कर पाता है। कुछ ऐसे ही था कि हमने ध्यान दिया कि पहले हम अपने देश के ऊपर ध्यान देंगे, हर तरीके से हम ऊपर उठेंगे, उसके बाद ही हम जो फिर LPG आया था, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, हम अपने देश को पहले सारी चीज़ें ठीक कर लें, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा है? क्लोज सोवियत टाइज। ठीक है, चलो ये कह रही है कि इंडिया डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइज विद द सोवियत यूनियन। देखो हम जानते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, टचवुड बहुत हमेशा से ही अच्छे हैं। तो उस टाइम पे भी हमने शुरू किया था सोवियत यूनियन के साथ रिश्तों को अच्छा बनाना। कब? 1971 के बाद से। ठीक है, जिसकी वजह से और जो आसियान कंट्रीज हैं उनका और हमारा इंटरेस्ट जो था वो अलग था, क्योंकि वो US के साथ थे और हम कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के साथ थे इन द सेंस वॉर में नहीं, वैसे मतलब सपोर्टिंग, है ना। नेक्स्ट है डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज डायलॉग पार्टनरशिप विद आसियान। चलो अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, अब वही चीज़ें रिपीट होंगी, बस आपको ये देखना है कि किस तरीके से एग्जाम में चीज़ें आ जाती हैं, किस तरीके से घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज डायलॉग पार्टनरशिप विद आसियान। पहला ट्रेड ग्रोथ, यानी कि इंडिया और आसियान के जो रिश्ते बढ़ते जा रहे थे अच्छे, उससे क्या हो रहा था? ट्रेड बढ़ गया था, है ना। यानी कि 2009 में स्पेशली जब आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो उसके बाद से इंडिया और आसियान के जो कंट्रीज़ हैं, आसियान के जो देश हैं, ये अब ट्रेड करते हैं ओवर $110 बिलियन, यानी कि $110 बिलियन के ऊपर का यहाँ पे ट्रेड होता है। किसके बीच में? आसियान देश और इंडिया के बीच में। दोनों ही इसके लिए काम करते हैं, किसके लिए? ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि 2012 में इंडिया और आसियान अपग्रेड करते हैं अपने रिलेशनशिप को टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। यहाँ पे ये अलाउ करते हैं कि अब हम ट्रेड नहीं, अभी तक ट्रेड की बात हो रही थी ना, अब हम सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे, पॉलिटिक्स में, डिफेंस में, यहाँ तक कि हम रेगुलर हाई लेवल की मीटिंग्स भी रखेंगे जहाँ पे हम डिस्कशन, डिबेट ये सब करेंगे, और साथ ही साथ अपने अपने इश्यूज़ के रख के, और पूरे जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है कि कहाँ एक साथ काम करना है, क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, ये सब। ठीक है, तो रिश्ते यहाँ पे बढ़ रहे थे आसियान और इंडिया के। नेक्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि इंडिया कोलैबोरेट्स विद आसियान ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी टू कीप इंपॉर्टेंट सी रूट सेफ, हेल्पिंग काउंटर पायरेसी एंड सिक्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंडियन ओशियन एंड साउथ चाइना सी। मैरीटाइम सिक्योरिटी यहाँ पे वही था कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, तो हम क्या कर रहे थे? आसियान देशों के साथ मिलकर यहाँ पे जो सी रूट्स हैं, है ना, उनको हम उनकी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे थे, सेफली उसको गार्ड कर रहे थे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने पढ़ लिया, अभी हमने डिस्कस किया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या थी? एक पॉलिसी थी जहाँ पे इंडिया जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, उनके साथ कल्चर, ट्रेड और डिफेंस टाइज को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यानी कि इंडिया इन्वेस्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया में रोड्स बनाने में और रेलवेज में, पोर्ट्स में, साथ ही साथ इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच एक ट्राइलेटरल हाईवे बना हुआ है। अच्छा देखो, ये हाईवे क्यों इम्पोर्टेंट है? अब मान लो कि आपको किसी दूसरे दूर देश जाना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले अगर आप पोर्ट से जाओगे, मतलब आप ओशन से जाओगे, तो जो भी देश बीच में पड़ेंगे, जो भी उनके पोर्ट्स हैं, वहाँ की परमिशन होनी चाहिए। मान लो आपकी लड़ाई चल रही है किसी देश के साथ, वो क्यों परमिशन देगा कि आपका कोई सामान दूसरे देश तक पहुँचे? वो तो आपका नुकसान ही चाहेगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कोई 4, 5, 6, 7, 8 देश छोड़ के अगले उसके देश से ट्रेड करना है, तो आप अगर फ्लाई करके जाते हो, है ना, तो वहाँ पे भी आपको परमिशन लेनी होती है। आप अगर किसी कंट्री के ऊपर से फ्लाई कर रहे हो, हर बार नहीं लेनी होती, मतलब वो कंट्रीज़ के रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, कैसे देशों के आपस में रिश्ते चल रहे हैं, राइट। ऐसे ही अगर आप ओशियन के थ्रू जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होता है? एक तो पैसा बहुत लगता है, दूसरा टाइम बहुत लगता है, और तीसरा कभी कभी मान लो जैसे वॉर चल रही है 2 देशों में, तो फिर वो क्यों ही उसको बोलेगा ना कि हाँ भाई ठीक है, तो अपना फ़ायदा कर, लड़ाई तो चलती रहेगी, है ना। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में क्या होता है? जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड है, यहाँ पे ये ट्रेड को बूस्ट कर देता है, साथ ही साथ टूरिज्म को भी बढ़ा देता है, और पैसे भी बचते हैं क्योंकि सीधा सीधा जाते हैं, और कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई बैरियर, कोई टैक्स टैरिफ इतना नहीं है, किसी से कोई परमिशन भी इतनी ज़्यादा नहीं लेनी,
और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ट्रेड जल्दी जल्दी होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जल्दी होगा, ठीक है। तो इसीलिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि जैसा हमने देखा इंडिया और आसियान कंट्रीज जो हैं वो हिस्टोरिकल टाइज काफ़ी अच्छे रहे हैं उनके, ठीक है। हिंदुज़म बुद्धिज़्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस है, इसके अलावा टूरिज़्म है, एजुकेशन लिंक्स हैं, ठीक है। क्या होता है कि मान लो जो बाहर के देशों में यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये आपस में ना कुछ सीट रिजर्व होती हैं, है ना, या फिर ऐसा होता है कि कुछ छूट होती है कि भाई आपके बच्चे अगर यहाँ पे आके पढ़ेंगे तो उनको हम बेटर फैसिलिटीज़ देंगे, ऐसे करके, जिससे कि और ज़्यादा आपस में टाइज मजबूत हो, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज, वो हमने भी देखा था कि इंडिया और आसियान कंट्रीज और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए अपने टाइज को जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं और नेवल एक्सरसाइज करती हैं, जिससे कि डिफेंस कॉपरेशन तो होता ही होता है, यानी कि वो डिफेंस के एरिया में तो कॉपरेट कर ही रहे हैं, इसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है और डिजास्टर या क्राइसिस के टाइम पे फिर क्या होता है कि कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करती हैं और चीज़ें भी काफ़ी आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, यानी कि इंडिया प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन आसियान कंट्रीज इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड फोस्टरिंग म्यूचुअल ग्रोथ। यानी कि जब दूसरे देशों में डेवलपमेंट की बात आती है ना, तो देखो इंडिया भी इन्वेस्ट करता है, ठीक है, यानी कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था बहुत सारी जो मेडिसिन हैं, इवन बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे भेजा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो आईटी के जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे उनको वहाँ पे भेजा गया, एजुकेशन के लिए वहाँ पे जो भी आप बोलोगे जो लोग हैं उनके भेजा गया, ताकि वो वहाँ पे जाके लोगों को गाइड कर सकें, ठीक है। तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव में भी यहाँ पे इंडिया सपोर्ट करता है, ठीक है। Analyze India's security connections with Southeast Asia in view of its association with the ARF. ARF क्या है? आसियान रीजनल फोरम। ये क्या वाला है? देखो ARF एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है, वहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे आके आप डिस्कशंस वगैरह कर सकते हो सिक्योरिटी को लेके, जहाँ पे आप सिक्योरिटी से जो भी रिलेटेड डिसीजन वगैरह लेने हैं सब ले सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो, राइट। So India's connection with Southeast Asia on security issue has strengthened through its association with the ASEAN Regional Forum, a key platform for security dialogue in the Asia Pacific region. First है प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि जो ARF है, यहाँ पे क्या होता है, जो आसियान कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, बाकी जो US, चाइना, जापान जैसे मेजर पावर्स हैं, ये सब आते हैं और रीजनल सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने अपने रीजन में जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करोगे, है ना, टेररिज्म वगैरह से बचोगे, क्राइसिस के टाइम पे कैसे क्या करना है, मतलब ओवरऑल जो भी डिस्कशंस वगैरह करते हैं, जो भी मीटिंग्स में होता है। So this gives India a chance to collaborate with Southeast Asia on important issues such as maritime security and terrorism. तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है ना, ये हमें एक चांस देता है कि हम वहाँ पे अपनी आवाज़ रख सकें और डिस्कस कर सकें अबाउट मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, ठीक है। सेकेंड है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। बिल्कुल अभी हमने यही पढ़ा है कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ये ARF, यहाँ पे हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं, साथ ही साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी भी इंश्योर करते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है काउंटर टेररिज्म एंड एंटी पायरेसी, यानी कि इंडिया वर्क्स विद आसियान नेशंस थ्रू द ARF टू कॉम्बैट थ्रेट्स लाइक टेररिज्म एंड पायरेसी बाय शेयरिंग इंटेलिजेंस एंड कंडक्टिंग जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए यहाँ पे जो देश हैं वो एक साथ मिलके जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिज़ास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि जो ARF है यहाँ पे डिज़ास्टर रिलीफ कॉपरेशन भी होता है, यानी कि मान लो कहीं किसी देश में बहुत बड़ी कोई आपदा आ गई है, कोई बाढ़ आ गई है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग अभी कहीं हुआ था ना, गिर गई थी, है ना, टॉप पे स्विमिंग पूल था, तो ऐसा कुछ भी होता है तो फिर यहाँ पे जो बाकी देश है ना, ये क्या करते हैं, ये अपनी फोर्स को भेजते हैं या फिर कुछ पैसे भेज सकते हैं या फिर कुछ ग्रेन्स वगैरह, फूड वूड, कुछ भी, मतलब जिस तरीके से भी हेल्प हो सकती है यहाँ पे ये सब हेल्प करते हैं, और इंडिया तो हमेशा सबसे पहले सबकी हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट है एग्जामिन द प्रोस्पेक्टस ऑफ कोऑपरेशन अंडर बिम्स्टेक एंड इट्स अचीवमेंट। अभी तक हम आसियान पढ़ रहे थे ना, साउथ ईस्ट एशिया, कुछ नया आ गया बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था
अगर आपने ध्यान से सुना है तो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं कॉमन गोल को लेके ही बनते हैं। तो बिम्स्टेक के अंदर कितने देश आते हैं? सो देयर आर 7 कंट्रीज इन बिम्स्टेक। कौन कौन से हैं? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। ठीक है। बिम्स्टेक क्यों बनाया गया? बिम्स्टेक का एम है कि कॉपरेशन को बूस्ट किया जाए। ये जो 7 देश हैं बे ऑफ बंगाल रीजन के, इनके बीच ट्रेड को बढ़ाया जाए, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, रोड्स वगैरह बनाए जाए, है ना। इसके अलावा सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हो। ठीक है। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड, यानी कि जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक हैज ग्रेट पोटेंशियल टू एक्सपेंड ट्रेड अमंग इट्स मेंबर बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर, क्रिएटिंग स्मूथर प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, बिम्स्टेक के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एफटीए होता है, जहाँ पे क्या होता है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजी हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है, कोई लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है। तो आप इजीली, बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाता है, आप इजीली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये जो 7 देश हैं ये आपस में, ठीक है, वही है ना कि पड़ोसी पड़ोसी, भाई भाई, ऐसा कुछ करके कि भाई जो 7 देश हैं वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, ये सब। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वही जो भी हमने डिस्कस किया था, राइट, कि यहाँ पे जो ग्रुप है इसका फोकस है कि भाई हम बेटर रोड्स बनाएंगे, जैसे कि एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट हो सकें। जो कंट्रीज हैं आपस में रेलवेज बनाएंगे, सी रूट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे, जिससे कि जो कनेक्शन है इन कंट्रीज़ के बीच में वो बढ़ सके, बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे, जो अभी हमने पढ़ा था, तो ये जो ट्राईलेटरल हाईवे है ये क्यों बनाया गया है? जिससे कि जो ट्रेड है वो बूस्ट हो, टूरिज्म बढ़े, और जो मैंने बताया था पैसे कम खर्च हो, टाइम कम लगे और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन वगैरह ना फेस करनी पड़े। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी कोलैबोरेशंस, यानी कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर काम करती हैं इशूज़ पे, जैसे कि टेररिज्म से लड़ना हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, पायरेसी हो गया, इन सभी को लेके ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है। जॉइंट एफर्ट्स लगाते हैं जिससे कि रीजनल सिक्योरिटी बढ़ी रहे, और इससे क्या होता है, जो मेंबर कंट्रीज हैं ये मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी इनका बढ़ता है। नेक्स्ट है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि एनर्जी और एनवायरनमेंट के ऊपर भी यहाँ पे काम हो रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, नेचुरल डिजास्टर जब भी होता है तो कुछ एक दूसरे की हेल्प करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अचीवमेंट्स क्या है? अचीवमेंट्स वही हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट अभी हम पढ़ कर आए हैं, राइट। इनहांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये भी हमने पढ़ा है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। और नेक्स्ट है डिजास्टर रिस्पांस इनिशिएटिव, कि डिजास्टर के टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करेंगे। ठीक है। और जो भी हेल्प है ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दूसरे को प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट है इवैल्यूएट द थ्रस्ट ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अब आपको लग रहा होगा मैम ये लुक ईस्ट पॉलिसी नया क्या आ गया? तो कुछ नया नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। मैंने आपको अभी बताया था वीडियो के शुरुआत में कि जब हम वीडियो के एंड तक जाएंगे तो आपको लगेगा चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेट हो रही है या फिर सेम है, बस घुमा फिरा के चीज़ों को बताया गया है। तो यहाँ पे भी वही है, जब हम बात करते हैं इंडिया और आसियान की रिलेशन के बारे में, इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि लुक ईस्ट पॉलिसी है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी का एम क्या था? आसियान देशों के साथ रिश्ते रिलेशंस को इम्प्रूव करना, ट्रेड को बढ़ाना, है ना, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना, कल्चर एक्सचेंज, ये सब सेम वही चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे हैं। ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सो इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च इन द अर्ली 1990s एम टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया आफ्टर years of limited engagement. The policy focused on trade, cultural exchange and strategic partnerships, especially with ASEAN countries. गोल्स क्या थे लुक ईस्ट पॉलिसी के? अगेन सेम चीज़ है, मैं बिल्कुल दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी, है ना, वरना वीडियो बोरिंग भी हो जाएगी और लेंदी भी हो जाएगी। पहला है बूस्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो जी बिल्कुल इसीलिए इस पॉलिसी को लाया गया है जिससे कि आसियान और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़े और इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी, यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं और रिश्ते इम्प्रूव हो रहे हैं यहाँ पे, और साथ में जॉइंट एक्सरसाइज भी हो रही हैं। इम्प्रूव कनेक्टिविटी, वही जो ट्राईलेटरल हाईवे था इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार के बीच में, वो उससे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और कल्चरल टाइज, यानी कि by enhancing cultural historical link, India aim to strengthen its soft power in the region. Impact on India,
अब ये जो रिलेशंस हैं इनका क्या इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, तो पहला तो भाई इंक्रीज इन ट्रेड, यानी कि ट्रेड बढ़ा, यानी कि एक टाइम था जब $2 बिलियन, यानी 1990s में शुरुआती दौर में $2 बिलियन का ट्रेड हो रहा था, और वही बढ़ के कितना हो गया फिर $100 बिलियन का, और अब तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। और ये इसकी वजह से हुआ है आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से, जहाँ पे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को लाया गया इंडियन बिजनेसेस के लिए, साथ ही साथ और ज़्यादा बूस्ट किया गया यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड को, राइट। नेक्स्ट है इम्प्रूव डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी कि इंडिया अब आसियान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। स्ट्रैटेजिक पार्टनर यानी कि जो भी आसियान के समिट्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, इंडिया उनको रेगुलरली अटेंड करता है। ये चीज़ तो है, पता है दुनिया में, मतलब जहाँ पे भी हमें बुलाया जाए, जिनके साथ भी हम जुड़े हैं, जो भी उनके समिट्स मीटिंग्स होते हैं ना, इंडिया बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, हम बहुत एक्टिवली इंगेज होते हैं, और जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, जिससे हम अपनी आवाज़ भी रख पाते हैं और एक हम स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, ये चीज़ भी इससे दिखती है। ठीक, क्योंकि देखो जब कहीं पे आपकी प्रेजेंस दिखेगी ना, तो ही पता चलेगा आप में कितनी पावर है, वरना दूर से तो फिर आप कुछ भी बोलते रहो, क्या ही पता चल रहा है ना। तो इसलिए हम हर जगह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इनहैंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन, यानी कि इंडिया और आसियान मिलकर यहाँ पे नेवल पेट्रोल्स करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, सिक्योरिटी डायलॉग्स करते हैं, रीजनल इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रैटेजिक बैलेंस। ये जो लुकिस्ट पॉलिसी है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम चाइना को भी काउंटर बैलेंस करते हैं। कहाँ पे हम पढ़ चुके हैं अभी जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। सो दिस गिव्स इंडिया ग्रेटर रोल इन शेपिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। साथ ही साथ आप हमारी जो मेंबरशिप है चैनल की, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसको बहुत सारे लोग अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी स्टडी और टेक।